नमस्कार। हमारे एक लिसनर ने हमें अमर्त्य सेन की किताब द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और नोट्स भेजे हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं पर एक गहरी बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। ये किताब भारत की एक ऐसी पहचान से हमें मिलाती है जिसके बारे में हम शायद कम ही बात करते हैं। कौन सी पहचान? सवाल उठाने की, बहस करने की और असहमत होने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा। सही बात है। तो आज की चर्चा का मिशन साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये बहस वाली जो आदत है, ये सिर्फ इतिहास की बात है या इसने आज के भारत, हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज और मतलब हमारी सोच को भी कोई शक्ल दी है। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की एक इमेज बनी हुई है, एक आध्यात्मिक, शांत और आप कह सकते हैं परंपरा को आंख बंद करके मानने वाला देश। हाँ, स्टीरियोटाइप तो यही है। पर इन सोर्सेज को देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। सच तो ये है कि यहाँ हमेशा से हर तरह के विचारों के लिए जगह रही है। यहाँ तक कि नास्तिकता और शक करने के लिए भी जबरदस्त गुंजाइश रही है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? शायद सबसे पुरानी किताबों से? हाँ, वेदों से। हम सोचते हैं कि वेद मतलब से पूजा पाठ और भजन, पर इन नोट्स में ऋग्वेद के एक सूक्त का जिक्र है जो हैरान कर देता है। हाँ, नासदीय सूक्त वो कमाल का है। उसमें दुनिया की रचना को लेकर ऐसे सवाल पूछे गए जो आज भी कोई फिलोसोफर पूछेगा। कैसे सवाल? सवाल है, ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई? और फिर वो और गहरा हो जाता है, क्या ऊपर बैठा बनाने वाला भी जानता है या शायद वो भी नहीं जानता? अरे वाह! सोचिए, हजारों साल पहले कोई इतनी गहराई से शक कर रहा था। ये दिखाता है कि सवाल पूछना हमारी सोच के एक तरह से डीएनए में रहा है। और ये सिर्फ वेदों तक ही नहीं रुका है ना, महाभारत का भी जिक्र है। अब देखिए, भगवत गीता को तो ज्यादातर लोग कृष्ण के एक तरफा उपदेश की तरह ही देखते हैं। पर क्या वो सच में एक वन साइडेड लेक्चर था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो कोई लेक्चर नहीं, बल्कि एक बहुत इंटेंस डिबेट थी। दो ताकतवर तर्कों के बीच के बहस। दो तर्क? हाँ। कौन कौन से? एक तरफ कृष्णा का कर्तव्य का सिद्धांत है, तुम्हारा जो फर्ज है वो तुम्हें करना ही होगा, और दूसरी तरफ अर्जुन है जो परिणाम देख रहे हैं। परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस? हाँ, कि इस फर्ज को निभाने की कीमत क्या होगी। अपने ही लोग मारे जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मतलब ये ड्यूटी वर्सेस कॉन्सिक्वेंस की एक क्लासिक बहस है। और महाभारत किसी एक साइड को हीरो और दूसरे को विलेन नहीं बनाता। एग्जैक्टली। अर्जुन के सवालों को, उनके दर्द को पूरी जगह दी गई है, उनकी शंकाओं को पूरी सहानुभूति से दिखाया गया है। और युद्ध के बाद जो भयानक तबाही होती है वो कहीं ना कहीं अर्जुन के डर को सही भी तो साबित करती है। बिल्कुल। संदेश ये है कि दोनों ही अपनी जगह सही थे। जिंदगी इतनी आसान नहीं कि एक जवाब सब पर लागू हो जाए। एक मिनट, इन नोट्स में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जिक्र है। फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के बाद उन्होंने गीता का जिक्र किया था। ये कनेक्शन तो जबरदस्त है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये बहस कितनी टाइमलेस है। पहले परमाणु बम का धमाका देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से कृष्ण के शब्द निकले थे, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। वो भी तो अर्जुन की ही दुविधा में फंसे थे एक तरह से। एक वैज्ञानिक के तौर पर उनका कर्तव्य था साइंस की हदों को तोड़ना, पर उसका परिणाम? दुनिया को तबाह करने वाला एक हथियार। वही हजारों साल पुरानी बहस कर्तव्य और परिणाम की 20वीं सदी में फिर से जिंदा हो गई। वाह! और ये बहस करने की परंपरा सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी। उपनिषदों में गार्गी और मैत्री जैसे नाम आते हैं। ये कौन थी? ये उस जमाने की ब्रिलियंट फीमेल थिंकर्स थीं। गार्गी तो भरी सभा में याज्ञवल्क्य जैसे सबसे बड़े ज्ञानी को चैलेंज कर देती हैं। अच्छा। हाँ, वो बिना डरे उनसे ब्रह्मांड के बारे में तीखे सवाल पूछते हैं। और मैत्रेय का सवाल तो और भी कमाल का है। जब उनके पति उन्हें अपनी सारी दौलत देने की बात करते हैं तो वो पूछती हैं, अगर ये दौलत से भरी पूरी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? और जवाब ना मिलने पर उनका वो एक वाक्य, मैं उसका क्या करूं जिससे मैं अमर ना हो सकूं। ये सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं है, ये आज के कंज्यूमरिज्म पर एक सीधी टिप्पणी है। मतलब हजारों साल पहले कोई ये सवाल पूछ रहा था कि पैसे का, दौलत का क्या फायदा अगर वो आपकी जिंदगी की क्वालिटी, आपकी असल क्षमताओं को नहीं बढ़ा सकता। तो ये बहस सिर्फ मेन स्ट्रीम सोच के अंदर ही नहीं हो रही थी, राइट? क्या ऐसे भी लोग थे जो पूरे सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे थे? बिल्कुल। भारत में हमेशा से हेटेरोडॉक्सी यानी लीक से हटकर सोचने वालों के लिए एक जगह थी,
बौद्ध और जैन धर्म तो इसी जमीन से निकले जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। सही। पर एक और ग्रुप था, चारवाक या लोकायत। ये तो पक्के नास्तिक थे। उनका मानना था कि जो दिखता है, जो महसूस होता है, बस वही सच है। कोई भगवान नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं। ये तो बहुत हिम्मत की बात है उस जमाने में। रामायण जैसे ग्रंथ में भी जवाली नाम के एक ऋषि का जिक्र है जो राम को यही सब तर्क देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सब पूजा पाठ, यज्ञ, दान चालाक लोगों की बातें हैं ताकि वो दूसरों पर राज कर सकें। और कमाल की बात यह है कि भले ही राम उनकी बात नहीं मानते, लेकिन जवाली के नास्तिक तर्कों को रामायण में पूरी जगह दी गई है। उनकी आवाज को दबाया नहीं गया। ये दिखाता है कि उस दौर में डिसएग्रीमेंट की कितनी रिस्पेक्ट थी। और शासकों ने भी इस माहौल को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक के बारे में तो हम सबने पढ़ा ही है। अशोक के शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वो पत्थर पर लिखवा रहे हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और उनका तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि जब आप दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं तो आप असल में अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये सुनने में तो बहुत आइडियल लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक राजा की कही हुई बात थी या सोसाइटी में सच में ऐसा होता था? क्योंकि इतिहास में तो हमें धार्मिक लड़ाइयों के भी बहुत किस्से मिलते हैं। सवाल बहुत वाजिब है। टकराव भी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक आदर्श के तौर पर संवाद और सहिष्णुता की सूझ भी मौजूद थी, और वो बहुत मजबूत थी। और यही सोच हमें बाद में भी दिखती है। हाँ, यही सोच हमें 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर के यहाँ और भी खुलकर दिखती है। अकबर का इबादत खाना तो फेमस है, जहाँ वो हर धर्म के विद्वानों को बुलाते थे। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, यहूदी, यहाँ तक कि नास्तिकों को भी बुलाकर घंटों बहस करवाते थे। उनका गोल क्या था? क्या वो कोई नया धर्म बनाना चाहते थे? उनका गोल सत्य की खोज था। उनका मानना था कि सच किसी एक किताब या परंपरा की जागीर नहीं है। सच तक पहुंचने का रास्ता तर्क है, जिसे वो राही अक्ल कहते थे। राही अक्ल। हाँ, वो इस बात पर जोर देते थे कि किसी भी धर्म को मानने का फैसला तर्क से होना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि आप उस धर्म में पैदा हुए हैं। अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, अशोक की सहिष्णुता, अकबर के संवाद, और इन नोट्स में दारा शिकोह का भी जिक्र है। हाँ, जिन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। तो क्या यही वो जड़ें हैं जहां से भारत का सेक्युलरिज्म का आइडिया निकला? बिल्कुल। भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिम के सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। पश्चिम में इसका मतलब है धर्म और राज्य का सख्त बंटवारा। और भारत में इसका मतलब रहा है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा और उनसे एक बराबर दूरी बनाए रखेगा। ये प्लूरलिस्ट सोच हमारे हिस्ट्री से ही निकली है। ओके, तो ये हिस्ट्री तो फैसिनेटिंग है। अशोक, अकबर, उपनिषद, पर आज की तारीख में इस आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन का क्या मतलब है? डज इट स्टिल मैटर? बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो हमारे लोकतंत्र को देखिए। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, पर ये आधी सच्चाई है। मतलब आप कह रही हैं कि हमारा डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस सिर्फ ब्रिटिश लेगेसी नहीं है, इसकी जड़ें हमारी अपनी हिस्ट्री में बहुत गहरी हैं। एग्जैक्टली। लोकतंत्र का आधार क्या है? पब्लिक रीजनिंग, यानी सार्वजनिक मुद्दों पर खुली बहस और चर्चा। चूंकि भारत में इसकी परंपरा पहले से मौजूद थी, इसलिए लोकतंत्र की जड़ें यहाँ आसानी से जम गईं। जब 1970s के दशक में इमरजेंसी लगाकर इस बहस को दबाने की कोशिश हुई तो लोगों ने उसे चुनाव में पूरी तरह नकार दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संवाद की यह आदत हमारी रगों में है। ये बहस की परंपरा तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ बहस करने से समाज आगे बढ़ता है? क्या इसका कोई कॉन्क्रीट असर से साइंस की प्रोग्रेस में देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। साइंस की तरक्की होती ही तब है जब कोई पुरानी स्थापित सोच को चैलेंज करता है। सही। सवाल पूछने और शक करने की हमारी परंपरा ने इसके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। आर्यभट्ट को ही देख लीजिए। 5वीं सदी में वो कह रहे थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज नहीं। उन्होंने ग्रहणों के पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया। ये तो उस जमाने की धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला था, है ना? बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ दिमाग ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए। 11वीं सदी में एक ईरानी विद्वान अल बिरूनी भारत आए थे। उन्होंने उस समय के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी। क्या? ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट की मैथ का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन साथ ही रूढ़िवादी लोगों को खुश करने के लिए पब्लिकली आर्यभट्ट की बुराई भी करते थे। क्या मतलब? वो सीक्रेटली आर्यभट्ट की मैथ यूज करके ग्रहण की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन पब्लिक में उन्हें धर्म विरोधी बता रहे थे?
सिर्फ क्राउड को खुश करने के लिए? साइंस में भी पॉलिटिक्स? हाँ, और अल्बरूनी ने इस दोहरेपन पर जो लिखा वो आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने कहा, आप आर्यभट्ट के खिलाफ इतनी बातें करते हैं तो फिर ग्रहण की गणना उनके ही तरीके से क्यों करते हैं? वाह। ये हमें सिखाता है कि सच बोलने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, हिम्मत भी चाहिए। और अब आते हैं पहचान यानी आइडेंटिटी के सवाल पर। इस पूरी परंपरा का हमारी पहचान से क्या लेना देना है? अगर हम इस आर्गुमेंटेटिव विरासत को भूल जाएं तो क्या होता है? तब होता है भारत का संकुचन, अ मिनिचराइजेशन ऑफ इंडिया, जैसा अमर्त्य सेन कहते हैं। मिनिचराइजेशन ऑफ इंडिया मतलब भारत की पहचान को छोटा कर देना? ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है भारत की विशाल बहुरंगी विरासत को सिर्फ एक रंग में देखना। जैसे ये कहना कि भारत बस एक हिंदू सभ्यता है। अच्छा। ऐसा कहने से हम अपने ही इतिहास के बड़े हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं। भारत का बौद्ध अतीत, जैन परंपरा, इस्लाम का योगदान, सिखों की विरासत, नास्तिकों की सोच, सब कुछ। रविंद्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रवाद को भी शक की नजर से देखते थे। बिल्कुल। वो कहते थे कि इंसानियत किसी भी देश की सरहदों से बड़ी है। इन लेखों में एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि पहचान कोई खोज या डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एक चुनाव या चॉइस है। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी कोई एक अकेली पहचान नहीं होती। ओके। सोचिए, एक ही इंसान की कितनी पहचानें हैं। वो भारतीय है, एक महिला है, एक डॉक्टर है, एक माँ है, शायद वो हिंदू या मुस्लिम या नास्तिक हो सकती है, किसी खास शहर से हो सकती है। हमारी ये सारी पहचानें एक साथ मौजूद हैं। तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? पहचान एक चुनाव है का मतलब है कि हम किस सिचुएशन में अपनी किस पहचान को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हमारे विवेक और तर्क पर निर्भर करता है। और अगर हम इसे एक खोज की तरह देखें कि मेरी बस एक ही सच्ची पहचान है जिसे मुझे खोजना है, तो बहुत खतरा है, क्योंकि तब आप अपनी किसी एक पहचान को, मान लीजिए धार्मिक पहचान को, सबसे ऊपर रख देते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। कट्टरता यहीं से पैदा होती है। भारत के बंटवारे के समय यही हुआ था। जिन लोगों ने कल तक खुद को पंजाबी या बंगाली माना था, उन्होंने अचानक खुद को सिर्फ हिंदू या मुसलमान के तौर पे खोज लिया और नतीजा भयानक था। मतलब हमें अपनी परंपराओं से वो हिस्से चुनने होंगे जो हमें संवाद सिखाते हैं, न कि वो जो हमें आंख बंद करके किसी एक पहचान से बांध देते हैं। बिल्कुल। भारत की असली ताकत एक जैसे होने में नहीं है। इसकी असली ताकत इस बात में है कि हम इतनी अलग अलग तरह की सोच को कैसे संभालते हैं और बातचीत से मसले सुलझाते हैं। अकबर की वो कोशिशें? हाँ, एक ही कैलेंडर या एक मिला जुला धर्म बनाने की कोशिशें भले ही नाकाम रहीं, लेकिन उनके पीछे की सोच यही थी, सबको साथ लेकर चलने की। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि सवाल पूछना, असहमत होना और बहस करना कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। ये हमारी सभ्यता के कोर में रहा है। एक ऐसी विरासत है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है, खास तौर पर आज। और ये आज के माहौल में हमारे लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। आज जब हर तरफ इतना पोलराइजेशन है, लोग अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं, तो हम अपनी इस आर्ग्यूमेंटिव विरासत से क्या सीख सकते हैं? एक जरूरी सवाल है। क्या हम सम्मान के साथ असहमत होने की उस कला को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जो हमारी परंपरा का इतना अहम हिस्सा रही है? अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।